देखो भाई, मैंने आपको ना 15 प्रैक्टिस सेट जो शुरू करवाए थे ना, उसमें मैंने आपको पहला और 15वां तो पॉलिटिकल साइंस में करवा दिया था ना। अब उसके बाद आपके जो मैं प्रैक्टिस सेट बीच में रोक दिए थे, क्योंकि मैंने आपको जहर करवाना शुरू कर दिया था। मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस के जो 65 जहर दिए ना क्वेश्चन, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप करते रही ना, और साथ में मैं आपको क्या बोलते हैं प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व कराता हूँ। क्लास में तो हो नहीं पाएंगे, वैसे ही सॉल्व कराता हूँ, आप इन्हें एक बार देख लेना, ठीक है ना। देखो ये भी आपका एक प्रैक्टिस सेट है, मतलब जो दो करवा दिए हैं उनसे डिफरेंट है, अलग है, मतलब मिलता जुलता ही आएगा। इसके कुछ क्वेश्चन आपके नोट्स में होंगे, कुछ क्वेश्चन वैसे होंगे, बट मैं करवा दूंगा, ठीक है। सुनते रहना आप ध्यान से, एक एक करके मैं करवा दूंगा। जो इसका मतलब होगा वो मैं क्लास में करवा दूंगा, बता दूंगा ये वाला क्वेश्चन क्लास में करा दूंगा, ये मैं खुद सॉल्व करा दूंगा, समझा दूंगा। आप देखते रहना, एक एक दो के क्वेश्चन इससे आपसे बन जाएंगे। जैसे इसके अंदर क्या कह रहा है, देखा पहला क्वेश्चन है आपका। पहले क्वेश्चन के अंदर कहते हैं निम्नलिखित को क्रम में लगाना है। क्या लगाना है? क्रम में। अब देखो कह रहा है भाई अफगानिस्तान में सोवियत संघ आक्रमण कब हुआ? मुझे पता है भाई अफगानिस्तान में सोवियत संघ आक्रमण हुआ था 1979 में, ठीक है। तजाकिस्तान में गलहयद की समाप्ति हुई थी 2001 में। कम्युनिस्ट पार्टी ने कट्टरपंथियों द्वारा सैन्य तख्तापलट किया था आपका 1900 आपका 91 में किया था, जब सोवियत संघ विक्टर हो गया था। और रूस की क्रांति, भाई देखो मैं इतनी बात समझ गया, मैंने 4 पढ़े और मुझे इनको टाइम के हिसाब से लगाना है। अब अगर मैं इनको ध्यान से देखूँ तो देखो एग्जामिनर हमें कुछ क्लू दे रहा है, मुझे नहीं पता भाई ये सब कब हुए होंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो रूस की क्रांति है सबसे पहले ये हुई होगी 1917 में। अब आप एक काम करो, बाकी सारा छोड़ दो, बस ये देखो कि ऑप्शन नंबर 4 पहले कहाँ पर है। तो भाई मुझे साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 ना, ऑप्शन नंबर सी में सबसे पहले है। इसका मतलब मैं बाकी चेक करूँगा ही नहीं, और इसका सबसे जो आंसर होगा, सबसे वैलिड आंसर होगा वो सी होगा। रीज़न क्योंकि भैया रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, और जो भी बाकी की 3 पॉइंट दिए ऊपर के वो उससे लास्ट वाले पॉइंट है, तो यानी कि चौथा पॉइंट सबसे पहले आएगा। और देखो एकमात्र एक ही है सी ऑप्शन जिसमें चौथा सबसे पहले दिया है, बाकी सब में नहीं दिया, तो मैं किसी को चेक करूँगा ही नहीं, मैं सी को मार के आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। तो रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है किस मध्य एशियाई देश के राष्ट्रपति ने स्वयं को पहले 10 वर्षों के लिए सत्ता पर नियुक्त किया और इसे अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया? देखो मैंने आपको बताया ना, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए देशों का उदय हुआ। फिर जब 15 नए देशों का उदय हुआ, मैंने बताया था उन 15 नए देशों में बाल्कन क्षेत्र थे, बाल्टिक क्षेत्र थे और मध्य एशियाई क्षेत्र थे। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद तो भाई रूस बना, रूस को क्या मिल गई? शॉक थेरेपी, वो अपना अगला काम करने लग गया। फिर जो बाकी के 14 देश थे उनमें से कई देश इतनी बुरी तरीके से तबाह हो चुके थे ना सोवियत संघ के विघटन होने के बाद, कि अपना सब कुछ, अपना अर्थव्यवस्था वगैरह खो चुके थे। इसीलिए उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को हीलिंग करने के लिए क्या किया, उन देशों ने कई सारी व्यवस्थाएं करी। कई देश तो तबाह भी हो गए, जैसे इन्हीं में एक देश है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ने सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ से ही बना ये देश, अपने आप को ठीक करना चाहा, बट यहाँ पर क्या हुआ कि तानाशाही आ गई, और यहाँ का जो राष्ट्रपति था उसने अपने आप को ना कहा कि भाई 10 वर्षों के लिए मैं यहाँ का राष्ट्रपति रहूँगा। संविधान में ही लिख दिया उसने ऑफिशियली, और फिर उसके बाद उसने अगले 10 वर्षों के लिए भी अपने आप को बढ़ा लिया तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने। जैसे यूक्रेन भी किससे निकला है? सोवियत संघ से ही निकला था, आपको पता है यूक्रेन रशिया की लड़ाई हो रही है। अजरबैजान भी उससे ही निकला है, किर्गिस्तान भी उससे ही निकला है, ये सारे मध्य एशिया के देश हैं, ठीक। इसका आंसर कौन होगा? ए, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने साल को 10 वर्षों के लिए, फिर आगे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था, ठीक है। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, शस्त्र नियंत्रण पारंपरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उपाय है। देखो मैंने आपको पढ़ाया था ना, मैंने कहा था पारंपरिक सुरक्षा में 2 प्रकार के खतरे होते हैं, एक आंतरिक होता है और एक बाहरी होता है। मैंने कहा था आंतरिक खतरों में क्या आता है, हमारे देश के अंदर गृह युद्ध वगैरह हो रहा है। पारंपरिक सुरक्षा में 2 प्रकार के आते हैं खतरे। मैंने कहा था ना, एक हमारे देश में क्या हो रहा है, गृह युद्ध हो रहा है, या हमारे देश में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या हमारे देश में कोई समस्या आ रही है, ठीक। गृह युद्ध, अलगाववाद, दंगे वगैरह हो रहे हैं। और बाहरी में क्या होगा, मैंने पढ़ाया था आपको, कोई दूसरा देश हमारे को धमकी देगा, ठीक है। वो कह रहा है भैया जो पारंपरिक सुरक्षा है उसका महत्वपूर्ण उपाय क्या है? शस्त्र नियंत्रण। अच्छा, वो कह रहा है कि भैया शस्त्र नियंत्रण का मतलब क्या होता है? शस्त्र माने हथियार, और नियंत्रण माने होता है कंट्रोल कर लेना। जैसे भाई मान लो अगर दुनिया में हथियार ही नहीं बनेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया हथियार नहीं बनेंगे तो वेपन ना होने की वजह से कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला ही नहीं करेगा, सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे। तो इसीलिए वो क्या कह रहा है भाई, शस्त्र नियंत्रण जो है उसको करने के लिए क्या करनी चाहिए? शस्त्र नियंत्रण, सैन्य कार्रवाई रुकती है? भाई नहीं, सैन्य कार्रवाई तो हथियारों से कोई एक्शन लेने से रुकेगी। भाई शस्त्र नियंत्रण से क्या होता है? सैन्य हमले से बचाव के लिए कार्य करना नहीं, ये हथियारों का अधिग्रहण और विकास को नियंत्रित करता है। बिल्कुल ठीक है भाई, शस्त्र नियंत्रण मतलब हथियारों पर बैन लगाना, और जब हथियारों पर बैन लगेगा तो हथियारों को कर लिया जाएगा, अधिग्रहण कर लिया जाएगा और कंट्रोल कर लिया जाएगा कि हथियार ना बनाया जाए। जैसे देखा होगा ना आपने, मैंने पढ़ाया था आपको कि सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने मिलकर कुछ नियम बनाए थे कि परमाणु हथियार पूरी दुनिया में कोई देश ना बना पाए। NPT, LTBT, CTBT, भारत ने उसका विरोध भी किया था।
और भारत ने कहा था ना कि भाई हम तो हथियार बनाएंगे क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बनाना जरूरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी ठीक होगा तीसरे का। अब चौथे में क्या कह रहा है भाई, डैश सुनिश्चित करता है कि प्रतिद्वंदी गलतफहमी या गलत धारणा के कारण युद्ध में ना जाए। भैया देखो एक बात समझो, जाहिर सी बात है, हमारा विश्वास ही है जो हमें बताता है कि भाई हमारा प्रतिद्वंदी जो है ना गलतफहमी या धारणा के दौरान युद्ध में ना जाए। विश्वास होगा देशों में तो लड़ाइयाँ नहीं होंगी। जैसे देखोगे भारत पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ी वजह क्या है कि वो दोनों ही देश एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करते। इसीलिए वो कहते हैं ना भाई, विश्वास पे ही सारा काम चला है। क्योंकि हमें लगता है पाकिस्तान हमारे यहाँ पर देश में गतिविधियाँ करवाता है, आतंकवादी गतिविधियाँ पाकिस्तान को लगता है हम करवा रहे हैं। तो भैया किसी भी देश को सबसे पहली बात क्या है कि विश्वास के साथ मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी। अब पांचवा देखना भाई, पांचवा ऑप्शन, पांचवा चैप्टर मिलान जो बड़ी खतरनाक मिलान है। अब अगर आप इस मिलान को देखोगे ना, आपने कभी पढ़ी भी नहीं होगी मिलान, ठीक है ना, आपके सिलेबस वगैरह में आपने कभी पढ़ी होगी ना, स्कूल में पढ़ाई होगी। हाँ लेकिन बस इतना मैं जानता हूँ कि इस मिलान में मुझे एक क्लू दिख जाएगा जिससे मैं सारा काम कर सकता हूँ। देखो बांग्लादेश और भारत के बीच में ना एक गाँव पड़ता है, चटगांव, ठीक है। और ये जो गांव है ना, ये बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पे ही पड़ता है। अब बॉर्डर पे होने की वजह से ना चटगांव का जो कुछ इलाका है उस पर बांग्लादेश दावा करता है, और चटगांव का कुछ इलाका है हालांकि भारत कहता है हमारे हिस्से में, और ऑफिशियली भारत के टेरिटरी में ही आता है, हमारे हिस्से में ही आता है, लेकिन कभी कभी बांग्लादेश को लेकर दिक्कत करता रहता है। तो भैया अब ये कह रहा है इसको मिलान करनी है। अब देखो मैं नहीं जानता चिली किससे मिलेगा, फिलीपींस किससे मिलेगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बांग्लादेश की मिलान किससे होगी, चटगांव से। अब आप क्या करो, इस मिलान के अंदर पाँचवें क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें सी का दूसरा आंसर हो। अब देखो ए के अंदर सी का आंसर कितना है, दूसरा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसे होल्ड पे डालूंगा। अब बी में देखो सी का आंसर तीसरा, सी में सी का आंसर चौथा, और डी में सी का आंसर तीसरा। इसका मतलब एकमात्र ऑप्शन मुझे यही दिख रहा है जिसमें सी का आंसर दूसरा है। तो मैं बाकी चेक करूंगा ही नहीं, इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ए ठीक होगा। बात समझ गए, नहीं समझ गए, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप ध्यान से। जैसे वो क्या कह रहा है भाई, अभिकथन और क्या आ गया आपका, कारण आ गया। अब अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है कैसे करना होता है आपको। इसमें कोई आपको अभिकथन देगा, फिर उसको उसका कारण बताना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान उत्तर के औद्योगिक देशों ने संसाधनों को प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए कोशिश की। फिर कह रहा है उन्होंने शोषण स्थलों के पास सैन्य बलों को तैनात किया। बिल्कुल ठीक बात है भाई, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि शीत युद्ध के अंदर जो ताकतवर देश थे, जो पश्चिम के देश थे, वो चाहते थे कि हमारे नए देशों पर क्या हो जाए, कब्जा हो जाए। और कब्जा होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं, नए देशों पर कब्जा करने के लिए अपने पड़ोसी देशों को गुलाम बनाएंगे, उन देशों को गुलाम बनाएंगे जहाँ से उनको बेनिफिट्स हो सकता है। और मैंने बताया था इसके लिए वो अपने से कमज़ोर देशों को गुलाम बनाया करते थे, उनका शोषण करते थे, वहाँ पर अपनी सेना लगाते थे। जैसे मैंने आपको बताया था क्यूबा के अंदर हुआ था, अमेरिका के जस्ट बगल में एक छोटा सा देश था क्यूबा, जिस पर कंट्रोल किसका था, सोवियत संघ का। और सोवियत संघ ने 1962 में अपनी परमाणु मिसाइलें क्यूबा में लगा दी थी। तो भैया इसका क्या होगा, अभिकथन ए भी ठीक है और कारण बी भी, मतलब कारण आर भी ठीक है, और दोनों व्याख्या भी करते हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांग्रेस जो है एक सोशलिस्ट पार्टी थी, बात समझ गए। और कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। तो भैया ये नाम था आचार्य नरेंद्र देव राव। क्या नाम था इनका, आचार्य नरेंद्र देव राव, ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस के अंदर एक पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, इसके संस्थापक कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव राव। क्लियर है बात, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, देखना क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। कह रहा है आज़ादी के पहले लोकसभा चुनाव को स्थगित करना पड़ा और आखिरकार आयोजित किया गया। भाई कह रहा है हमारे जो पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, कह रहा है उसको स्थगित कुछ नहीं है, बस आपसे पूछना चाहता है हमारी लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ। मैंने कहा था ना चुनाव 51 के अंदर होना शुरू हो गया था, और उसके देखो कहते हैं ना आज़ादी के बाद पहले लोकसभा चुनाव, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। बस हमारे को क्या देखना, आखिरकार आयोजित कब किया गया, मतलब हमसे बस ये पूछा उसने लोकसभा का चुनाव आयोजित कब हुआ, ठीक है। तो भैया ध्यान रखना, हमारा जो चुनाव था वो 1950 में होना क्या हो गया था, शुरू हो गया था। मतलब चुनाव 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हो चुकी थी 25 जनवरी 1950 को। और पहले चुनाव आयोग कौन थे, सुकुमार सेन। लेकिन चुनाव मैंने कहा लगा ना, मैंने बोला था ना, इन चुनाव लोगों को लगता था कि भाई हो सकता है अगले 2-3 महीनों में चुनाव हो जाए, बट इतना आसान नहीं था। चुनाव कराने बहुत समस्या आई थी, बहुत समस्या। मैंने बहुत सारी समस्या पढ़ाई थी ना, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, मतदाता सूची को तैयार करना, चुनाव कर्मियों को ट्रेनिंग देना, एरिया बांटना, चुनाव के मेथड के बारे में सोचना, निष्पक्ष चुनाव कराना, वो सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं से होते हुए मैं आगे बढ़ना था। इनफैक्ट मैंने कहा जनगणना भी तैयार करवानी थी हमारे को, मतदाता सूची, ठीक। तो हमारा पहला चुनाव जो करवाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मतलब जो चुनाव का वो तो बाकी का पीछे प्रोसेस तो बहुत बैकग्राउंड में हुआ, लेकिन जो चुनाव हमारे स्टार्ट हुए वो अक्टूबर 1991 से फरवरी 1992 तक चुनाव हुए। और फरवरी के में अंदर चुनाव हो गए थे, मार्च के आसपास क्या आया था उसका रिजल्ट आया था, ठीक है। तो हमारे भारत के पहले चुनाव को करवाने में कौन सा समय लगा, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1992। इसीलिए आप हमेशा देखोगे
कि भारत का पहला चुनाव 91 से 92 के बीच में हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, कह रहा है चीन के नेता जो भारत में आधिकारिक यात्रा के दौरान दलाई लामा के साथ आए। देखो भाई, दलाई लामा कौन था? दलाई लामा मैंने पढ़ा था तिब्बत के अंदर रहने वाले जो धार्मिक लोग थे ना, तिब्बती लोग जो बौद्ध धर्म को मानते थे, उनका ये नेता था दलाई लामा। जब ये भारत आया था तो मैंने बताया इसके साथ एक व्यक्ति आया था, उसका नाम था चाउ एन लाई। तो देखो प्रीमियर झाउ एन लाई लिखा है, उसका मतलब चाउ एन लाई है ये। ठीक है, चाइना के लोग ऐसे नाम होते हैं इनके एड़े टेढ़े से। तो ये बंदा कौन है? चाउ एन लाई है। और चाउ एन लाई मैंने बताया था ना, ये चाइना का क्या था उस समय? पीएम राष्ट्रपति था। और इसी ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ समझौता किया था, पंचशील समझौता। ठीक है, कौन सा पता गया इसने? पंचशील समझौता, जो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था 5 बातों को लेकर। ठीक है, अब नीचे वाला 10वां क्वेश्चन देखो। 10वें क्वेश्चन से आपका कोई लेन देना नहीं है, काटो ससुरे को, बेकार सा क्वेश्चन है, एकदम ही गोबर क्वेश्चन उठा के पटक दिया इन्होंने। इतना टफ पेपर आएगा ही नहीं पहली बात तो। अब ये नहीं है मुझे नहीं आता, मुझे आता है, लेकिन मैं ये आपको पता है आएगा ही नहीं है। अनुसूची वाला टॉपिक कहाँ से आ गया? अब ये क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कहता है भारत ने किस देश की आज़ादी, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भारत ने किस देश की आज़ादी को जल्द कराने के लिए सम्मेलन बनाने का प्रयास किया था। मतलब भारत ने किस देश की आज़ादी को जल्द से जल्द साकार मतलब करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बनाने का प्रयास किया था। तो भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए किया था। किसके लिए? इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए किया था। अब ये वाला क्वेश्चन मारती से पूरा बेकार सा क्वेश्चन है, एकदम गोबर क्वेश्चन है, छी। ये भाई 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में कह रहा है बोडो समुदाय संबंधित राज्य कौन सा है? अरे भाई, ये बोडो, दीमसा, ये सारे आदिवासी समुदाय असम के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? असम में। क्लियर है? अब ये देखो क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 2 नंबर के। अब ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, इनको समझेंगे हम ध्यान से। कह रहे हैं भारत भूटान के संबंधों की विशेषता बताइए। क्या बोल रहा है? भारत और भूटान के संबंध। अब देखो भाई, भारत और भूटान के संबंध अगर हमारे को पढ़ने हैं तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, 1 मिनट। भारत और भूटान के संबंध, लो भाई, भारत और भूटान के संबंध ही पढ़ लो तुम पहले तो। आ जाओ, देखो भारत और भूटान के संबंध यहाँ पर 2 नंबर में कैसे लिखे हुए हैं भाई। मैंने बताया भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है, और मैंने पढ़ाया था ना कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भूटान जो था उसकी पहले जो व्यवस्था थी, मैंने कहा ना भूटान की जो स्वतंत्रता सुरक्षा व्यवस्था थी जो थी भारत, उसकी सुरक्षा और उसकी जो विदेश नीति थी वो अंग्रेज़ों के पास थी। जब अंग्रेज़ भूटान को, हमारे भारत को छोड़ कर गए तो भूटान की विदेश नीति और उसकी सुरक्षा वो हमारे को सौंप के गए थे। हालांकि भूटान को कब्जा करके मिलेगा भी क्या? ठीक है, बस उसकी बिजली पानी व्यवस्था वगैरह हम ही ध्यान रखते हैं। उसका नेपाल भूटान की कई खास है, पूरा पहाड़ी इलाका है वहाँ का। कह रहा है भूटान और भारत के संबंध हमेशा कह रहे हैं मैत्रीपूर्ण है। बिल्कुल देकर लड़ाई थोड़ी हुई है। कह रहा है अंग्रेजों के शासनकाल में भारत भूटान के बीच 1910 में एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार भूटान की विदेश नीति और सरकार उसकी देखरेख करेगी। मैंने भी आपको बताया ना कि अंग्रेजों के टाइम पर 1910 में ही भूटान की जो पूरी व्यवस्था थी, जो उसका विदेश नीति है, मतलब उसको कोई बाहर से बचाना का काम, उसकी सुरक्षा का काम कौन करेगा? भारत करेगा। और ये भारत मतलब अंग्रेज करेंगे उस टाइम पर तो। लेकिन जब हमारे को आज़ादी मिली तो अंग्रेजों ने बोला कि भाई अब तक हम करते आ रहे थे, अब हम तुमको आज़ादी देके जा रहे हैं, तो अब तुम करना। स्वतंत्रता के बाद अगस्त 1949 की भारत भूटान मैत्री हुई और हमने उसकी सारी बात मतलब कहा कि अब तेरी सिक्योरिटी वगैरह, तेरा व्यवस्था वगैरह हम देखेंगे, और पुरानी संधि को व्यर्थ बना दिया गया। और नई संधि, फिर हमने उससे एक नई संधि करी 1949 में भूटान के साथ। और नई संधि में हमने भूटान से विदेशी मामलों में भारत से सलाह मशवरा करता रहेगा। हमने बोला बेटे भूटान से कि भाई देख, तो अपना फैसला लेता रहियो, तो अपना आज़ाद हो जा, हमसे कोई दिक्कत नहीं, हम भी अपना चलेंगे। हाँ, तुझे कोई दिक्कत वगैरह लगे तो हमसे राय मशवरा ले लियो, लेकिन उसकी सलाह को मानना या ना मानना भूटान की इच्छा पर निर्भर कर दिया। भाई हमने क्या बोला, तू हमसे कोई सलाह मांगेगा हम तुझको सलाह दे देंगे, तू माने या ना माने वो तेरे ऊपर है। लेकिन हाँ, पहले क्या था? पहले ये था कि भाई जो हम फैसला लेंगे वो भूटान को मानना पड़ेगा, क्योंकि उसकी विदेश नीति किसके पास थी? हमारे पास। इस संबंध में बात ध्यान में रखने योग्य है कि काम्पुचिया मामले पर भूटान सरकार की विदेश नीति भारत से बिल्कुल भिन्न रही। इस तरह चीन के साथ स्वतंत्र रूप से सीमावर्ती की, और 1971 में भूटान ने संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने में भारत से बड़ी सहायता की थी। उसी वर्ष पाकिस्तान भारत युद्ध हुआ और इस दौरान भारत बांग्लादेश को स्वतंत्रता सार्वभौम राज्य के रूप में मान्यता देने पर भूटान ने उसकी स्वतंत्रता सत्ता को स्वीकार करके राजनयिक मान्यता दे दी। अरे भाई मेरी बात सुनो, भाड़ में जाए सारा सिस्टम, कुछ मैंने नहीं पढ़ा रखा तुम्हारे को। ये तुम सीधा क्या करना, चैप्टर नंबर 5 के जाना, फर्स्ट बुक के अंदर, फर्स्ट बुक के चैप्टर 5 में जाना। वहाँ मैंने आपको भारत और भूटान के रिलेशन पढ़ा रखे हैं, एक बार आप वहाँ नज़र मार लेना। ठीक है, यहाँ तो ये फालतू की बातें कर रहा है, गोबर सा क्वेश्चन बना दिया इन लोगों ने। मैंने बस इतना बताया, भारत आपको क्या लिखना है इसके अंदर कि भारत और भूटान के जो संबंध हैं वो अच्छे हैं। ठीक, आज़ादी के 2 नंबर में क्वेश्चन है, इतना थोड़े बखान करना हमारे को, कोई कहानी लिखनी है इसकी। मैंने बताया ना आपको कि भारत भूटान के संबंध अच्छे हैं। भारत के पास भूटान की विदेश नीति और उसकी सुरक्षा के मामले अंग्रेज छोड़ कर गए थे, और भारत और भूटान जो है एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, सहयोगात्मक हैं हम दोनों। और भारत जो है भूटान की व्यवस्था, उसमें बिजली, उसके अंतरिक्ष, उसके
वैज्ञानिक कार्यक्रम में योगदान देते रहे हैं। भारत और भूटान सार्क के मंच पे दोनों ही सदस्य हैं और भारत भूटान को कई मामलों में, जैसे आपदा के समय या फिर वहाँ पर किसी अर्थव्यवस्था के संकट समय हम उसकी सहायता करते रहते हैं। हाँ, और भूटान को यूएनओ का मेंबर बनने में हमने क्या क्या करी, काफ़ी सहायता भी करी। बस यही लिख देना, आप ज़्यादा इसके अंदर बखान थोड़ी करना है आपको, ठीक है ना। देखो लिखा है ना कि भूटान की योजनाओं में भारत खुले हाथ से वित्तीय तकनीकी सहायता देता है और दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार वगैरह होता रहता है और भारत में कोई क्षेत्रीय सीमा शुल्क चौकी नहीं है, मतलब उसके साथ हमारा बाउंड्री बिल्कुल अच्छी रहती है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर वापस हम आते हैं अपने किस पे, जहाँ से हमने शुरू किया था, 1 मिनट, हाँ 3 पे चलेगा। अब ये 3 पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई भारत की सुरक्षा रणनीति की 2 घटकों का विश्लेषण कीजिए। भाई इसके अंदर क्या पूछ रहा है कि भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या उपाय करा है। देखो भाई मैंने पढ़ा रखा ना, भारत ने अपनी सुरक्षा रणनीति के लिए क्या कर रखा है। भारत ने अपनी सुरक्षा रणनीति के लिए, मैंने आपको बताया था कि हमने पहली बात तो अपने परमाणु मिसाइलों को बना रखा है। दूसरा, भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत रखता है। तीसरा मैंने बताया था भारत जो है आपका क्या बोलते हैं अपनी सेना को मजबूत रखता है। फिर उसके बाद बताया था हमने भारत ने अपने हथियारों को अपडेट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी सुरक्षा रणनीति है। समझ गए नहीं समझ गए, हम अपनी क्या भाई हमने परमाणु हथियार विकसित कर रखे हैं, हमने अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित कर रखा है, हमारी सेना मजबूत है, ठीक, और भारत अपने हथियारों को अपडेट करता रहता है। अब ये क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है पूरा 15वां कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या बताइए, अंतर बताइए। भाई मैंने पढ़ा रखा ना पूरा क्वेश्चन, ऐसा करके करना है आपको, ये 2 नंबर में आ जाता है। हालांकि 2 नंबर में ज़्यादा आपको बखान करना नहीं इसके अंदर, इधर पहली बतानी है, उधर दूसरी बतानी है। मैंने बताया था ना आपको कि पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी के कामराज के द्वारा, जिसमें कृषि पर ध्यान दिया गया था और इसके अंदर मैंने कहा बांध बनाए गए थे, ठीक है, नहरें वगैरह बनाई गई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना को बनाने वाले कौन थे, के कामराज। इसकी टाइमिंग थी 1951 से लेकर 1956, ठीक है। और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया था और मैंने कहा पहली पंचवर्षीय के कामराज ने बनाई थी। पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या बोलते हैं, कृषि, नहर, बांध वगैरह पर ध्यान दिया गया था। इसका जो मूल मंत्र था पहली पंचवर्षीय योजना का, वो था धीमी गति से विकास, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से भाग नहीं सकते थे हम, क्योंकि अभी भी हमें रिसेंटली आज़ादी मिली थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना को बनाने वाले कौन थे, पीसी महालनोबिस, परशाम चंद्र महालनोबिस। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारा ध्यान उद्योग पर था। इसमें भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम इन सब के कारखाने लगाए गए थे, समझ गए ना। और क्या बोलते हैं, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसकी टाइमिंग थी 1956 से लेकर 1961। तीसरी बनी थी 1961 से लेकर 1966। चौथी बनाने वाले थे 66 के अंदर, बट इंदिरा गांधी ने रोकी थी, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको देश में काफ़ी समस्या आ गई थी। और फिर 69 के अंदर बनी थी हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन कह रहा है देश में प्रथम आम चुनाव कराने में क्या क्या समस्याएं आई थी। मैंने अभी बताया ना आपको, ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि देश में पहले चुनाव कराने के अंदर 2 नंबर के अंदर पूछा, ज़्यादा बखान नहीं करना है, 2 पॉइंट लिखने हैं आपको, आगे बढ़ जाना है। या फिर आप एक काम करो, पॉइंट लिख के इसमें आगे बढ़ जाना। तो कह रहा है भाई देश में प्रथम आम चुनाव कराने में समस्या क्या आई थी। मैंने पढ़ाया था देश में पहला आम चुनाव कराने में समस्या आई थी कि भैया हमें जनमत करवाना था। क्या करवाना था हमें, जनमत मतलब होता है हमें वोटिंग लिस्ट तैयार करवानी थी। और मैंने कहा था वोटिंग लिस्ट हमें तैयार करवाने के लिए चुनाव कर्मी चाहिए थे। चुनाव कर्मी फिजिकली जाकर लोगों के घर में पूछते थे कि हाँ भाई आपके घर में है नहीं है कोई, है ना। तो मैंने कहा जब लोगों से नाम वाम पूछते तो लोग डरते थे उस टाइम पे, और एजुकेट थे नहीं तो बताते नहीं थे। कई लोग अंधविश्वासी भी थे कि भैया हो सकता है ये अंग्रेज वगैरह के हों या फिर हमें आइडेंटिफाई करके पाकिस्तान ना भेज दें, ठीक। तो इसीलिए लोग बहुत वहमी भी थे उस टाइम पे। तो लोग नाम भी नहीं बताते थे, जैसे आभा की बेटी, बेला की बेटी, लोगों ने बताया और चुनाव कर्मी ने लिख भी दिया था। तो पहला तो भैया समस्या आई थी मतगणना यानी कि वोटर लिस्ट तैयार कराने में। दूसरी समस्या मैंने पढ़ाया था आपको चुनाव के मेथड के बारे में कि चुनाव प्रत्यक्ष करवाया जाएगा, अप्रत्यक्ष करवाया जाएगा। फिर चुनाव करवाने के लिए मेथड सोचना था भाई, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी वगैरह थी नहीं। तो मैंने पढ़ाया था ना आपको, पहला चुनाव करवाने के लिए मत पेटी का यूज़ किया गया था। बुक का क्वेश्चन है, बुक में आप एक बार से देख लेना। चैप्टर नंबर आपका कौन सा है, इसका चैप्टर नंबर होगा आपका क्या बोलते हैं 1, सेकंड बुक का। उसके अंदर ये क्वेश्चन होगा, ध्यान से पढ़ लेना उसको वहाँ पे, ठीक है ना। मैंने पॉइंट्स बता रखा वहाँ पे भी। तो पहले अंदर मैंने पढ़ा था ना पहला चुनाव कराने के अंदर मतदाता सूची तैयार करवाना। फिर मैंने कहा था मेथड के बारे में सोचना। फिर मैंने कहा था पहला चुनाव जो करवाया गया वो मत पेटी में करवाया गया था। पेटी रख दी गई थी चंदे वाली, उसमें जिसको वोट देना है उसके पर्ची मोड़ के उसमें डाल दो, ठीक है। फिर उसमें मैंने पढ़ा चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, एरिया बांटना। भाई पहली बार चुनाव हो रहा है, किस एरिया में कितने कैंडिडेट खड़ा होंगे, दिल्ली में कितने कैंडिडेट बनाए जाएंगे, ये सब डिसाइड करना था। बड़ा टफ काम था। उसके बाद मैंने बताया था आपको चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेनिंग देना। और फिर मैंने निष्पक्ष चुनाव कराना। भाई चुनाव देश में पहली बार उन्होंने धांधलेबाजी ना हो जाए, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर क्या थी, समस्याएं थी। और मैंने कहा था पूरी दुनिया ने हमारे पर कमेंट भी किए थे, उस पर बहुत सारी मीडिया वगैरह का ध्यान हमारे पर ही था।
वो कहते थे ना कि भारत के अंदर पहला चुनाव हो नहीं पाएगा, मील का पत्थर साबित होगा वगैरह वगैरह बोले थे। बट हमने चुनाव करवा के उनको साबित कर दिया था कि नहीं भाई, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो चुनाव करवाए जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के नए देशों के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों का वर्णन कीजिए। 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था ना कि ये दूसरे विश्व युद्ध था। 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। भाई इनके सामने चुनौतियाँ क्या थी? एक तो भाई चुनौती मैंने पढ़ाया था गुलाम ना हो जाए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट लिखना है। दूसरी चुनौती थी इनको अपने आप को आर्थिक विकास करना है। तीसरी चुनौती थी इनको अपने आप को बचाए रखना है, ठीक। और प्लस बचाने के साथ साथ इनकी अर्थव्यवस्था को, गरीबी को, भुखमरी को, बेरोजगारी को दूर करना है, क्योंकि ये एक एंड डेवलपमेंट देश थे, बिल्कुल ये अविकासशील देश थे ये लोग। और इनके सामने चुनौती थी पहला अपने आप को बचाए रखना, विकास करना, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, गरीबी जैसी चीज़ों से लड़ना। आपातकाल से क्या सबक सीखे? क्वेश्चन नंबर 18 भाई मैंने पढ़ाया था ना आपातकाल से सबक। आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने क्या क्या कांड किए थे आपको मैंने बता रखा है, आपातकाल लगा जाने के कारण मैंने बता रखे हैं आपको। चैप्टर नंबर 6 का ये क्वेश्चन है। आपातकाल से पहला हमने सबक ये सीखा कि नौकरशाही सरकार से प्रभावित हो सकती है। दूसरा, सरकार अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग कर सकती है, जो इंदिरा गांधी ने किया। आप वो पॉइंट बनाना, सरकार की शक्तियों का गलत प्रयोग, उसमें इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए वो सारे कार्य लिख देना जो उसने आपातकाल के दौरान किए, जैसे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल देना, लोगों को ज़बरदस्ती, मैंने कहा था शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना, और खुद आपातकाल लगा जाने का तरीका भी गलत था, ठीक है। और फिर आपातकाल से हमारे को आर्टिकल नंबर 352 के अंदर दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई कि भाई इंदिरा गांधी ने अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर लगा दिया। फिर बाद में संशोधन हुआ और अंदरूनी गड़बड़ी के साथ एक शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह, कि आपातकाल तब लगाया जाएगा जब अंदरूनी गड़बड़ी के साथ साथ हथियारों वाला देश में कहीं विद्रोह हो रहा होगा, ठीक। लेकिन आपातकाल से हमने ये चीज़ भी सीखी कि न्यायपालिका भी गुलाम हो सकती है। फिर हमने न्यायपालिका को भी मजबूत किया। आपातकाल से हमने जनता के मौलिक अधिकारों को लेकर बहुत लोग अवेयर हो गए, क्योंकि जनता के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। और आपातकाल में देखा होगा ना, कोर्ट वोट सब बंद हो गए थे, कोई आपके FIR दाखिल नहीं हो रही थी, ठीक। तो ये आपातकाल से सीखे जाने वाले क्या थे? हमारे सबक थे। अब आगे देखिएगा आप।